गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सब तो एक ही है। चलिए तो शुरू करते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जनरली फिजिक्स का बोला जाए तो क्लासिकल मैकेनिक्स का पहला टॉपिक होगा। अब क्लासिकल मैकेनिक्स होता क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स उसको बोला जाता है जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लीकेबल हो, यानी कि मैक्रोस्कोपिक पे लेवल पे हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते हैं तब उसको बोला जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लीकेबल हो। ये सब छोड़िए, हटाइए, हमने प्रीवियसली वो हमारे सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस है तो हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो उससे पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। आगे हम देखते हैं, प्रीवियसली हम लोग पढ़े थे काइनेमेटिक्स। थोड़ा काइनेमेटिक्स का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो काइनेमेटिक्स में जनरली हम पढ़े थे, काइनेटिक्स में पढ़े थे किसी बॉडी का पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में। पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। कोई बॉडी के मोशन के बारे में पढ़े थे। मोशन से हमने मोशन के जो तीन पैरामीटर्स होते हैं, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, पढ़े थे, होली डेप्थली हम लोग गए थे। ओके, तो काइनेमेटिक्स में होता क्या है? काइनेमेटिक्स में होता है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट knowing the cause। काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ मोशन है, उसमें हम लोग बॉडी के मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कॉज के बारे में नहीं स्टडी करेंगे, क्या रीजन है बिहाइंड द मोशन ऑफ दैट बॉडी। ओके, वही चीज हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, फोर्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम लोग समझते हैं फोर्स क्या होता है। ओके, फोर्स समझते हैं। फोर्स जूनियर क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं, पुश और पुल, ये जूनियर क्लासेस में होते हैं। हम लोग जब जूनियर क्लासेस में 7, 8, 9, 10 में होंगे तो उसमें हम लोग फोर्स का डिफिनेशन जनरली पढ़ते थे, फोर्स इज अ पुश और पुल, बस इतना ही तक पढ़े थे। लेकिन एक्चुअली पुश और पुल नहीं होता, फोर्स एक कॉज है which produce change the state of body। here a word come states, what does mean? एक वर्ड है स्टेट। स्टेट क्या होता है कि किसी बॉडी का पोजीशन, या शेप या डायरेक्शन। अगर किसी बॉडी का हम पोजीशन चेंज कर दे रहे हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं, शेप चेंज कर दे रहे हैं तो भी फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं तो कॉज क्या है? उसके पीछे फोर्स है। पोजीशन के पीछे कॉज क्या है? पोजीशन चेंज करने के पीछे फोर्स, शेप चेंज करने के पीछे फोर्स, डायरेक्शन चेंज करने के बाद फोर्स। तो पोजीशन चेंज कैसे करेंगे? अगर पोजीशन चेंज होगा तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेंज हुआ तो जाहिर सी बात है एक्सीलरेशन आएगी। जब एक्सीलरेशन का बात आएगी तब वहां से किसी बॉडी का एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है कि उस बॉडी पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है। ओके, अगर बॉडी मोशन कर रही है, पोजीशन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी की बात है, वेलोसिटी अगर चेंज की तो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन चेंज की तो फोर्स। हम जानते हैं एक्सीलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास होती है। ओके, तभी इसमें नहीं जाने, अभी हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा फोर्स एक कॉज है व्हिच प्रोड्यूस और चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। ओके, एक बॉडी के स्टेट ऑफ चेंज को चेंज करता है। आगे देखते हैं क्या होता है फोर्स के बारे में।
पहले थोड़ा सा फोर्स के टाइप्स देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स को जनरली बहुत सारे तरीके से देखिए। फोर्स को पहले तो हम लोग कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कांटेक्ट फोर्स कौन से होते हैं, नॉन कांटेक्ट कौन से फोर्स होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। इस साइड नॉन कांटेक्ट फोर्स लिख लेते हैं। कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। कांटेक्ट फोर्स, अगर दो बॉडी के बीच में फोर्स लगे, जब किसी बॉडी के बीच में फोर्स लगे तब उसे क्या बोलते हैं। अगर बॉडी, जब दो बॉडी एक दूसरे को एक्शन रिएक्शन पेयर करे या दोनों एक दूसरे पे नॉर्मली कांटेक्ट में हो, जब फोर्स लगे उसे क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। जस्ट एग्जांपल देखते हैं। टेंशन, टेंशन क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। टेंशन समझेंगे, आगे होते क्या है। उसके बाद नॉर्मल स्प्रिंग फोर्स, अभी के लिए लिख लीजिए, होता है -kx। आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्प्रिंग फोर्स के बाद पढ़ेंगे हम लोग कांटेक्ट, टेंशन, नॉर्मल, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन। फिर आगे हम लोग देखेंगे टेंशन फोर्स, टेंशन, नॉर्मल, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स जो लिक्विड में लगती है, और एग्जाम्पल कांटेक्ट फोर्स का, विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन, टेंशन, एयर ड्रैग। सब क्या है, कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल है। वन बाय वन हम लोग आगे देखेंगे, फर्दर क्लासेस में देखेंगे। अब आते हैं नॉन कांटेक्ट। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में जैसे दो बॉडी के बीच में कोई कनेक्शन ही ना हो, जैसे एक मार्कर है तो मार्कर को अर्थ जो फोर्स लगा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या वो अर्थ और मार्कर एक दूसरे से कांटेक्ट में थे इनिशियली, नहीं, तो क्या होते हैं जिसमें बॉडी कांटेक्ट ना हो। इसमें एक और एग्जांपल लिख लीजिएगा, मस्कुलर। ऐसे तो कोई है नहीं, मस्कुलर जस्ट लाइक नॉर्मल है। अगर मस्कुलर फोर्स लगा रहा हूँ, इस मार्कर को मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो मेरे मसल्स है एक उस पे फोर्स लगा रहे हैं, इस पे मार्कर को नीचे, मार्कर के नीचे एनर्जी लग रहा है और मेरा हाथ उसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। जस्ट एग्जांपल देखिए मस्कुलर फोर्स का। एक टेबल है, टेबल पे एक बुक रखा हुआ है, एम मास का है, नीचे एनर्जी लगेगा और ऊपर टेबल नॉर्मल रिएक्शन देगा। ओके, तो क्या है, जस्ट यही बुक मेरे हाथ पे होल्ड हो तो नीचे लगेगा, मैं मस्कुलर फोर्स लगाऊंगा यानी कि नॉर्मल लगा रहा हूं। आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स होता क्या है, फोर्स एट डिस्टेंस, मतलब दूरी से ही फोर्स लगे। जैसे इसको अर्थ कोई कनेक्शन नहीं है फिर भी ग्रेविटी इस पे लग रहा है, इसको क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। एग्जांपल पहला लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। दो चुंबक डिस्टेंस पे रहते हैं फिर भी इन दोनों पे फोर्स लगता है। एक आयरन मैग्नेट और एक आयरन रिंग्स, दोनों डिस्टेंस पे, कोई कनेक्शन नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी इन पे क्या लगते हैं, फोर्स लगते हैं। और इलेक्ट्रिक, इसमें आते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर एग्जांपल न्यूक्लियर फोर्स, जब मॉडल पढ़ेंगे उस समय डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक पढ़ेंगे, उस समय देखेंगे। उसके बाद एक आता है वीक फोर्स। ओके, इसमें भी दो तरह के इसको पार्टिसिपेट कर देते हैं। ये दोनों होते हैं शॉर्ट रेंज पे लगते हैं, जो होते हैं शॉर्ट रेंज होता है, काफी बहुत शॉर्ट रेंज, यानी कि जो फोर्स का डिस्टेंस होगा काफी दूरी। एक एटम, न्यूक्लियर फोर्स एटम के अंदर लगेंगे, एटम का रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का रेडियस होता है
10⁻⁻15 मूव। ये जो डिस्टेंस क्या है काफी छोटा है, इसलिए शॉर्ट रेंज और ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों का लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो टाइप करके उसके बाद कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव इस टाइप के फोर्स होते हैं। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव हम जब अपना चैप्टर आएगा वर्क पावर एनर्जी उस समय डील करेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। एक होते हैं सेंट्रल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स, तो क्या है सेंट्रल फोर्स है, दो बॉडी के सेंटर के बीचों बीच लगते हैं। आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं। आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। अब देखिए इसका सिंपल सी भाषा में समझे, अगर सिंपल सा किताबों में लिखा रहता है डिफिनेशन है कि ये है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ a body if a body is in rest it will be in rest until or unless an external force applied on it। फिर बोला जाता है and if a body in motion it will be in motion until or unless an external force applied on it। बोलने का मतलब कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक रेस्ट में रहेगा? जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर एक बॉल है तो बॉल रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। और कब तक रेस्ट में रहेगा? जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर एफ एक्सटर्नल 0 हो गया तो बॉडी क्या है? बॉडी रेस्ट पे है। एफ एक्सटर्नल 0 तो बॉडी क्या है? रेस्ट पे है। ओके, अगर एफ एक्सटर्नल 0 है इस पे यानी कि बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो बॉडी रेस्ट में रहेगा। अगर बॉडी को मोशन में लाना है, अगर बॉडी को हमें मोशन में लाना है तो इस पे क्या करने का भाई? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स होता क्या है? एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स हम थोड़ा सा समझते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप एक बकेट रखा हुआ, अब बकेट के अंदर, बकेट मतलब बाल्टी रखा हुआ है, बाल्टी। ओके, बकेट के अंदर इन करके बकेट को फोर्स लगे तो क्या बकेट मोशन में आ जाएगा? नहीं। अदर एग्जांपल, आप एक कार में हो, आप कार के अंदर बैठ के क्या कार को मोशन में ला सकते हैं? नहीं। ऐसी बात है, आप कितना भी फोर्स लगाओ कार पे, कार मोशन में आएगी ही नहीं। तो यानी कि कार में जो फोर्स लगा रहे हैं वो बैठ के इफ इंटरनल लगा रहा है, यानी कि इंटरनल फोर्स लगा रहा है। ओके, अगर इंटरनल फोर्स लगा रहे तो बॉडी का पोजीशन चेंज होगा ही नहीं। ओके, तो इसी तरह हम बकेट में बैठ के बकेट को ही आगे नहीं फोर्स मूव कर सकते हैं। तो इसी तरह इफ एक्सटर्नल 0 होगा तो बॉडी क्या है? रेस्ट में है। अब यही बॉडी, अगर यही बॉडी मोशन में है तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि बॉडी मोशन में रहेगा जब तक ये मोशन में रहेगा, तब तक ये मोशन में रहेगा जब तक बाहर से इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यानी कि मोशन में है तो इसको रेस्ट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक एफ एक्सटर्नल, अगर बॉडी v वेलोसिटी से घूम रही है, एक्सेलरेशन v वेलोसिटी से घूम रही है तो ये मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक एफ एक्सटर्नल 0 ना हो जाए। मोर देन 0, अगर एफ एक्सटर्नल 0 हो रहा है तो बॉडी में मोशन ही करते रहेगी। अगर एफ एक्सटर्नल 0 नॉट इक्वल टू 0 देन बॉडी विल बी इन, रुक जाएगी। ओके, तो यहां से एक समझ में बात आई कि अगर बॉडी को मोशन में लाना है या बॉडी को रेस्ट में लाना है तो हमें एक एक्सटर्नली फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं। हम बोल सकते हैं if external is 0 then body no change in motion। आगे देखते हैं। कहने का मतलब यही था कि if external 0 तो
बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर बॉडी इज इन मोशन it will be continue in motion अगर F एक्सटर्नल 0 है। ओके, और फोर्स के कारण फोर्स किसी बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फोर्स कैन आल्सो चेंज ऑफ बॉडी। अगर डिफिनेशन लिखना हो तो थोड़ा सा पेन और पेज उठाइए और डिफिनेशन लिखिए फर्स्ट लॉ का। तो लिखना शुरू कीजिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ अ बॉडी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, if a body is in rest, it will be in rest until or unless an external force applied on it. Okay, and if a body is in motion, it will be in motion until or unless an external force applied on it. यानी कि एक न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें एक डिफिनेशन मिला कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ हमें क्या दिया? हमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ में यही बताया कि फोर्स होता क्या है। ओके, अब देखते हैं, आते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ होता क्या है समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, बचपन में हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इज व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ओके, तो सेकंड लॉ हमने बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हम समझे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन थोड़ा सा देखते हैं होता क्या है। ओके, देखिए मैं वो डिफिनेशन लिखवाने वाला हूँ कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ये वाला मैं डिफिनेशन आपको लिखवाऊंगा क्योंकि ये हर कोई बताता है। देखिए होता क्या है, न्यूटन के सेकंड लॉ ये बोलता है फॉर अनबैलेंस्ड फोर्स, फॉर अनबैलेंस्ड फोर्स if external not equal to 0, for unbalanced force if external not equal to 0. okay, if external not equal to 0, तो यहाँ से एक चीज समझ में आएगा कि अगर if external 0 नहीं है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जनरेट होगा। एक्सेलरेशन जनरेट होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा? जनरेट होगा। कितना होगा वो देखते हैं। तो एक्सेलरेशन है, तो अगर इसलिए बॉडी पे फोर्स F लग रहा है, बॉडी का मास m है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? F इक्वल टू ma। फॉर अनबैलेंस्ड फोर्स F एक्सटर्नल क्या होगा? न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से जनरेट होगा। F एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 नहीं होगा। फर्स्ट लॉ तो बोला था F एक्सटर्नल 0, अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। यहाँ पे F एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू 0 यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन, हाँ न्यूटन ने यही बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। वो बात सही है, लेकिन थोड़ा सा इसको कुछ अलग तरीके से देखते हैं होता क्या है। ओके, अब एक्सेलरेशन होगा तो बॉडी का क्या होगा? वेलोसिटी विल चेंज, वेलोसिटी विल चेंज। वेलोसिटी चेंज होगा तो बॉडी क्या होगा? पोजीशन चेंज करेगा, यानी कि कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। पोजीशन चेंज होगा यानी कि बॉडी क्या करेगा? डिस्प्लेस्ड होगा।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बॉडी क्या होगा? डिस्प्लेस्ड होगा। अब कितना डिस्प्लेस्ड होगा वो डिपेंड करता है कैसे कैसे। तो यहाँ से एक चीज आ जाती है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्चुअली न्यूटन ने यही बोला था कि फोर्स इज डायरेक्टली, रुकिए मैं आपको लिखवा दूंगा कैसे होता है, लेकिन पहले हम समझते हैं इस हिसाब से। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, अब देखिए यानी कि एक और बात समझ में आई, जो F एक्सटर्नल होगा, यहाँ पे दिखाता हूं, एक बॉडी पे नॉर्मल एक फोर्स तो लगती नहीं है, बहुत सारी फोर्स लगती है। तो जो F एक्सटर्नल होगा समेशन ऑफ ऑल द फोर्स होगा, जितने भी फोर्स है सबको सम कर देंगे और हो जाएगा। तो एक जस्ट सिंपल से एग्जांपल, एक m मास का ब्लॉक है, फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए बॉडी कुछ दूर डिस्प्लेस हुई, एक फोर्स लग रहा है इस पे, बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है। ओके, तो बॉडी कुछ दूर चली, कितना जाती है थोड़ा सा ये हम लोग एनालाइज करते हैं। तो मान लीजिए बॉडी का टाइम t इक्वल टू 0 पे बॉडी यहाँ थी, टाइम बॉडी पे फोर्स लग रहा था 2 kg का मास 2 kg है, बॉडी पे फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन। ओके, टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बॉय है जो बॉडी पे एक मास 2 kg का बॉडी है, उस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा है। टाइम t इक्वल टू 0 पे बॉडी रेस्ट में थी, तो टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड में बॉडी होगी कहाँ ये पता करना। सिंपल सी है, पहले हम लोग एक्सीलरेशन निकालेंगे। एक्सीलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है 3 न्यूटन है, मास कितना है 2 kg, एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना है, इनिशियली रेस्ट में था तो u 0 है, हाफ एक्सीलरेशन कितना है 5, टाइम कितना है 4 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 16 मीटर। अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे मूव करते हैं। तो लिख लीजिए अपना डेफिनेशन न्यूटन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पॉज करके पूरा ये बना लीजिए एग्जांपल के तौर पे था। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का चेंज यानी कि एम भी, ओके, यहां से हम लोग बोल सकते हैं F इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के dp बाय dt। dp क्या हुआ, p क्या है mv, dmv बाय dt। k 1 आ जाता है, k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू 1 आ जाता है, dmv यानी कि एक बार हम लोग वेलोसिटी को छोड़ेंगे, मास को डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार मास को कांस्टेंट लेंगे बाहर लेंगे या वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, ये टर्म 0 हो जाती है फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडी। क्यों, क्योंकि मास का चेंज नहीं होता है। एक्चुअली होता है मास, वेरिएबल मास सिस्टम में, रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम में, वेरिएबल मास सिस्टम हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको हम 0 मानेंगे।
ओके, क्यों? क्योंकि अभी हम लोग बॉडी का मास ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल देखेंगे तो इसको अभी जीरो मानेंगे, तो ये जीरो हो गया। एम डीवी बाई डी टी क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। यहां से हमें क्या मिल गया? फोर्स का एक मैग्नीट्यूड मिल गया। ओके, सेकेंड लॉ क्या करता है? एक्चुअली मैग्नीट्यूड बताता है न्यूटन सेकेंड लॉ। थैंक्स। आज तो इसी जल्दी कर खत्म करना पड़ेगा, फर्दर क्लासेस में हम आगे तक देखेंगे।